हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टक्कर सिद्धांत के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने बात की है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा अभिक्रिया की अणुसंख्यता व कोटि। इसके अलावा दो कोटि के लिए हमने डेरिवेशन व्युत्पन्न किया था, एक शून्य कोटि अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया। इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक बार हम खुद करके देखें, नहीं ही होते तो वैसे अपन नेक्स्ट क्लास में उनको डील करेंगे, देखेंगे, हल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं टक्कर सिद्धांत के बारे में। टक्कर सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संघट्य सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत को क्या कहते हैं? संघट्य सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। टक्कर का मतलब सब जानते ही हैं। इस सिद्धांत के बारे में बताया किसने था? मैक्स ट्राउट्ज तथा विलियम लेविस। इस सिद्धांत के बारे में बताया था मैक्स ट्राउट्ज तथा विलियम लेविस। कब बताया था? 1916-18 में। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैक्स ट्राउट्ज ने और विलियम लेविस ने। कब दिया था? 1916-18 में। यह जो सिद्धांत है वह गैसों के अणुगतिक समीकरण पर या अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है या इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई अणु या किसी पदार्थ के जो अणु हैं वो परस्पर नजदीक आते हैं या परस्पर संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य परस्पर टक्कर संभव होती है। या अपन कह रहे हैं किसी पात्र में किसी पदार्थ को अपन रख दें तो उनके जो कण हैं अगर नजदीक होंगे तो उनके मध्य कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न होगा या किसी ना किसी प्रकार की टक्कर उपस्थित होती है या टक्कर होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं जब किसी पदार्थ के कणों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो उनके मध्य परस्पर टक्कर होती है, जिनके कारण अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। तो यहां से अपन कहते हैं कि प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या, क्या कह रहे हैं हम? प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट्य आवृत्ति। क्या कह रहे हैं हम? क्या कहलाती है? संघट्य आवृत्ति। जिसे किसे डिनोट करते हैं? जेड से। जिसे व्यक्त किससे करते हैं? जेड से। तो ये क्या कहलाती है? संघट्य आवृत्ति। तो दोबारा से सुन लें, यह जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैक्स ट्राउट्ज तथा विलियम लेविस ने 1916-18 में। यह सिद्धांत गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी पदार्थ के अणुओं को संपर्क में लाया जाता है, जब अणु परस्पर संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य किसी न किसी प्रकार की टक्कर संभव होती है या टकराव उत्पन्न होता है और जिनके कारण अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा सक्रिय हो जाते हैं। तो यहां से हम कहते हैं कि प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या संघट्य आवृत्ति कहलाती है। अणुओं के मध्य जितनी अधिक टक्कर होती है उतने ही अणु सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर के अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि जितनी टक्कर होगी तो एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त करेंगे तो एनर्जी प्राप्त करने के बाद अभिकारक से क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। तो यहां से अपन कहते हैं प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट्य आवृत्ति, जिसे जेड से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे किसी अभिकारक अणु के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, किसी अभिकारक अणु के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कुछ ऊर्जा अवरोध या अवरोधक उपस्थित होते हैं, या अवरोधक ऐसे होते हैं जिनको पार करना आवश्यक होता है। तो ऐसे अवरोधक कौन कौन से होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं कि यदि हम अभिकारक है उससे हम क्या बनाना चाहते हैं, उत्पाद, अभिकारक से क्या बनाना चाहते हैं, उत्पाद, तो हमें कुछ अवरोधों को पार करना पड़ता है। और जो अवरोध होते हैं वो मुख्य रूप से हम बात करते हैं यहाँ पे दो अवरोध, एक तो होता है ऊर्जा अवरोधक और एक होता है अभिविन्यास। मतलब कि अभिकारक अणु से उत्पाद बनाने के लिए कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए, या ऐसे अवरोध कौन से होते हैं वो हम देखें। एक तो होता है देहली ऊर्जा, एक क्या होता है देहली ऊर्जा, जिसको अपन क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां से सुने, ध्यान से देखने वाला पॉइंट है ये कि किसी अभिकारक अणु को अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, हम उसको उत्पाद में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बाहर से दिया जाता है या अणु टक्करों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, जिसको EA से व्यक्त करते हैं। EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन और E फॉर क्या होता है, एनर्जी। अब यहां से अपन कहते हैं कि सक्रिय ऊर्जा तो बाहर से ले ली, लेकिन अणु के पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले भी विद्यमान होती है। तो यहां से अपन क्या कहते हैं, अणु की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा बराबर होती है देहली ऊर्जा। मतलब अणु के पास विद्यमान ऊर्जा या किसी अणु में उपस्थित ऊर्जा तथा सक्रिय ऊर्जा का जो योग है वो किसके बराबर होता है, देहली ऊर्जा के बराबर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी अणु की ऊर्जा या किसी अणु के पास जो ऊर्जा का मान है वह देहली ऊर्जा के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो वह अभिकारक अणु आसानी से उत्पाद बना लेगा या आसानी से अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यदि देहली ऊर्जा से मान कम होता है, कम प्राप्त होता है, तो उसकी एनर्जी, तो उसकी जो ऊर्जा है या उससे अभिकारक से उत्पाद बनने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, शून्य होती है या नहीं होती, या अभिकारक से उत्पाद प्राप्त नहीं होता। दोबारा से सुन लें, किसी अभिकारक अणु को अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो किसी अभिकारक अणु की स्वयं की ऊर्जा तथा जो सक्रिय ऊर्जा है, इन दोनों का योग देहली ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब किसी अणु को उत्पाद में बदलने के लिए देहली ऊर्जा की आवश्यकता होती है या देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि किसी अणु के पास देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक एनर्जी होती है तो वह अभिकारक अणु आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यदि देहली ऊर्जा से कम एनर्जी उपस्थित होती है तो वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए उपयोग में आती है देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो अपना हो गया देहली ऊर्जा के, जिसके लिए अपन क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा पॉइंट अपन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है अभिविन्यास। दूसरा पॉइंट क्या होता है,
अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब है कि जो अभिकारक अणु हैं उनसे हम उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो जो अभिकारक अणु हैं उनके मध्य जो होने वाली टक्कर है वो एक सही दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। और जो सही दिशा में होने वाली टक्कर है वह कैसी टक्कर होती है? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। और प्रभावी टक्कर के बाद ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो पाएगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली जो टक्कर है वो सही अभिविन्यास में हो, सही दिशा में हो, जिससे प्रभावी टक्कर हो सके और अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो सके। तो यहां से अपन क्या कह रहे हैं? निश्चित अभिविन्यास अपन को पता है कि अभिकारकों के मध्य टक्कर होने के लिए उचित अभिविन्यास होना चाहिए। कैसे होता है ये? जैसे एग्जांपल अपन लें NO2 प्लस CO, माना कि एग्जांपल है NO2 प्लस CO, क्या बनेगा? NO प्लस में CO2, ये रिएक्शन है। अभिक्रिया कैसे होती है? अभिविन्यास कैसा है? माना कि NO2 है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा अणु कौन सा है? CO, ऑक्सीजन। अब यहां पे जो होने वाली टक्कर है, माना किस किस के मध्य हो रही है? नाइट्रोजन और कार्बन। तो यहां से अपन क्या कहेंगे? आगे क्या लिखेंगे? कोई अभिक्रिया नहीं। क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं। इसको अपन क्या कहेंगे? अनुप्रयुक्त अभिविन्यास। अनुपयुक्त अभिविन्यास कैसे है कि CO को CO2 में कन्वर्ट होना है, तो इस कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता या टक्कर करता तो विन्यास कैसा होता? उपयुक्त अभिविन्यास। उसके कारण कोई ना कोई अभिक्रिया संभव होती, लेकिन यहाँ पे कैसा विन्यास है? अनुपयुक्त अभिविन्यास। तो टक्कर कैसी है? अप्रभावी। और अप्रभावी जब टक्कर होती है तो उसके कारण उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन दूसरी कंडीशन अपन देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस में C, ऑक्सीजन। अब यहां पर अपन क्या कह रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य होने वाली टक्कर है, टक्कर करा रहे हैं। तो यहां से क्या बनेगा? ये जो टक्कर है वो कैसी है? उपयुक्त अभिविन्यास। कैसी टक्कर है? कौन सी कैसे विन्यास में है? उपयुक्त अभिविन्यास में है। तो अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? NO प्लस में CO2। तो ये जो टक्कर है वो कैसी कहलाएगी? प्रभावी। कैसी टक्कर कहलाएगी? प्रभावी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर सही दिशा में और सही विन्यास में यदि होती है तो टक्कर कैसी होती है? प्रभावी होती है, जिससे अभिकारक से उत्पाद आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर अनुपयुक्त अभिविन्यास में होती है तो टक्कर कैसी होती है? अप्रभावी होती है, जहां से उत्पाद बनने की संभावना नहीं होती या आसानी से उत्पाद प्राप्त नहीं होता। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि यहां किसी भी टक्कर को होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए उचित अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं, देहली ऊर्जा और अभिविन्यास। तो ऐसे अणु जिनके पास देहली ऊर्जा है और एक उचित या सही अभिविन्यास में टक्कर करते हैं, तो ऐसे अणुओं का अंश क्या कहलाता है? प्रभावी संघट्यों का अंश। उस अंश को अपन क्या कहते हैं? प्रभावी संघट्यों का अंश, जिसे F से व्यक्त किया जाता है कि ऐसे अणु जो प्रभावी संघट्य वाले हैं, जिनमें सही अभिविन्यास भी है और देहली ऊर्जा भी उपस्थित होती है,
तो उसको एक कारक अपन नाम देते हैं एफ, या एक संकेत देते हैं क्या, एफ, और उसके आधार पर अंत में टक्कर सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया वेग के लिए एक समीकरण अपन प्राप्त करेंगे जो बताएगा कि अभिक्रिया वेग मुख्य रूप से कौन कौन से कारक पर डिपेंड करता है। देख लें, देखो अतः स्पष्ट है अभिक्रिया वेग संघट्य आवृत्ति तथा प्रभावी संघट्यों की अंश पर निर्भर करता है। संघट्य आवृत्ति तथा प्रभावी संघट्यों के अंश पर निर्भर करता है। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर संघट्य आवृत्ति गुणा प्रभावी संघट्यों का अंश, यह जाएगा। अभिक्रिया वेग क्या होता है, dx/dt बराबर संघट्य आवृत्ति क्या होती है, z, और प्रभावी संघट्यों का अंश अपन क्या ले रहे हैं, f। तो यहां से एक समीकरण मिलेगा लास्ट में, dx/dt बराबर z f, या अभिक्रिया वेग बराबर संघट्य आवृत्ति गुणा प्रभावी संघट्यों का अंश। तो इस प्रकार से हम टक्कर सिद्धांत के आधार पर इस समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो टक्कर सिद्धांत में केवल अपन को क्या देखना है कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अगर अपन बात करें तो किस कंडीशन में अभिक्रिया वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं संघट्य आवृत्ति बढ़ेगी, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, प्रभावी संघट्यों का अंश बढ़ेगा तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है, शून्य कोटि में से क्वेश्चन आएगा, या प्रथम कोटि में से क्वेश्चन आएगा, या टक्कर सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। ये तीनों पॉइंट तो अपने क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो यहां से अपन कह सकते हैं अभिक्रिया वेग या टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग संघट्य आवृत्ति तथा प्रभावी संघट्यों के अंश के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। संघट्य प्रभावी संघट्य बढ़ने पर या संघट्य आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और अपन बात करें, वैसे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। देखो कार्बन है H H H और यहां क्या प्रेजेंट है Cl, इसकी क्रिया करा रहे हैं किससे, OH माइनस से। तो बनेगा क्या, देखो हमें पता है इसी दिशा से तो Cl निकलेगा, इसी दिशा से अपन क्या करा रहे हैं, OH का अटैक करा रहे हैं। यहाँ पे टक्कर की जो संख्या है एक ही दिशा से हो रही है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, लेकिन अब अपन क्या करें, इसको अपन क्या कहेंगे, अनुपयुक्त अभिविन्यास, या उचित अभिविन्यास नहीं है, अनुचित अभिविन्यास है। अगली कंडीशन अपन देखें, H H H, यहां क्या है Cl और यहां क्या है OH माइनस। अब इसमें अपन क्या करें, इस OH की क्रिया कराते हैं कहां पे, अटैक बैक साइड में, और यहां से क्या निकल जाए Cl। तो यहां तो अपन क्या करें, इस Cl पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस पे नेगेटिव है तो इनके मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो एक ही दिशा में अटैक कर रहे हैं तो अभिक्रिया नहीं होगी, प्रभावी टक्कर नहीं होगी। कैसी टक्कर होगी, अप्रभावी, और अप्रभावी जो टक्कर है उससे उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ OH लेफ्ट साइड से या बैक साइड से अटैक कर रहा है और Cl आगे से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो टक्कर है वो कैसी है, उचित अभिविन्यास। कैसा है, उचित अभिविन्यास। तो यहां से क्या बनेगा, CH3OH और प्लस में Cl माइनस, और टक्कर कैसी है, प्रभावी है। तो प्रभावी जब टक्कर होती है तो वहां से आसानी से उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संघट्य आवृत्ति और प्रभावी टक्कर होने पर उत्पाद की संभावना बढ़ जाती है, या आसानी से अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं। तो टक्कर सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया वेग संघट्य आवृत्ति तथा प्रभावी संघट्यों के अंश के
बराबर होता है या समानुपाती होता है, संघट्य आवृत्ति बढ़ने पर या प्रभावी संघट्यों के अंश बढ़ने पर या प्रभावी टक्कर होने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है टॉपिक को कम से कम 2 बार अपन वीडियो को देखें, उसके बाद अपने नोट्स कंप्लीट करें। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बुक, क्योंकि बुक को भी हमें एक बार कंसल्ट करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट बुक नहीं पढ़ते तो उनके लिए कोई ना कोई समस्या रह सकती है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बुक का भी कोई ऐसा पॉइंट ना रहे जो अपने दिमाग में क्लियर ना हो, क्योंकि हर पॉइंट का मीन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।